तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस लेक्चर में टॉपिक ले रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ का यूज़ करके वी कैन फाइंड द फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है, इसको लिख लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे ये दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लेट से अगर r के बराबर है, तो फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस उसको कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग कुछ ये लिखा जा सकता है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो देख सकते हैं कि जो चार्ज है वो ये जो फोर्स है वो फोर्स चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है, उनके मैग्नीट्यूड्स पे डिपेंड कर रहा है, और उसके साथ साथ उनके बीच में क्या डिस्टेंस था उस डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो एक एक टर्म को इसमें यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से जस्ट आप केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो। Q1 Q2 को जस्ट आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड वाइज पुट कर दो, भले ही यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो, आप इसको मैग्नीट्यूड वाइज पुट करो। डायरेक्शन आप खुद से देख सकते हो कि वो अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे। तो आर ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट इट इज़ कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका यूनिट आप कैलकुलेट कर सकते हो एप्सिलॉन नॉट को, अगर आप उधर लेके जाते हो तो फोर्स नीचे आ जाएगा। और Q1 इंटू Q2 तो ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर, फोर्स नीचे है तो न्यूटन, और आर स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर। तो दिस इज एप्सिलॉन नॉट, और जो कांस्टेंट है वैसे वो पूरा ही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू को कई बार इस तरीके से लिख दिया जाता है, यानी इतना ये लिखने के बजाय इस फोर्स को समटाइम्स वी कैन राइट K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो थोड़ा कन्वीनियंट फॉर्म हो गया यहाँ पर इसको लिखने का। और फिर जो K है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हो जाती है 9 इंटू 10⁻⁹। इन वैल्यूज़ को हमें डायरेक्टली याद रखना होगा, और फिर इसकी जो यूनिट है वो एप्सिलॉन नॉट के जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे, कि जो Q1 Q2 हैं वो पॉइंट चार्जेस हैं। तो इसमें Q1 एंड Q2 आर पॉइंट चार्जेस। ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड होगा। तो पॉइंट चार्जेस अगर हैं तो उनके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करके फोर्स निकाल सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज होता क्या है। तो पॉइंट चार्ज के लिए वी कैन राइट फॉर पॉइंट चार्ज, इफ साइज ऑफ चार्जेस, साइज़ में उनका डायमीटर, उनके लेंथ जो भी है वो आ सकता है यहाँ पे। तो उनका जो भी डायमेंशन है जिससे उनके साइज़ को रिप्रेजेंट किया जा सके, इफ़ साइज ऑफ चार्जेस इज़ वेरी स्मॉल। अब जब बोला है वेरी स्मॉल, तो अब ये किसके कंपैरिजन में यहाँ पर वेरी स्मॉल बोला गया है। इफ़ साइज ऑफ चार्जेस इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो चार्जेस के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द साइज। तो उस केस में देन चार्जेस आर कॉल्ड पॉइंट चार्जेस। पॉइंट का मतलब ये नहीं कि मैथमेटिक्स में जो हम पॉइंट की बात करते हैं वो पॉइंट नहीं, पॉइंट का तो कोई ना तो साइज़ होता है, यानी कि जितना से जितना छोटा साइज़ हम मान सकते हैं उतना साइज़ होता है पॉइंट का, अगर एक मैथमेटिकल पॉइंट की हम बात करते हैं। तो ऑब्वियस है कि रियल लाइफ में जो भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर चार्ज है, तो वो मैथमेटिकल पॉइंट जैसा तो नहीं हो सकता है कि इसका कोई भी डायमेंशन ही नहीं हो, कुछ भी उसका वॉल्यूम नहीं हो। तो डेफिनेटली देयर विल बी सम साइज़, देयर विल बी सम वॉल्यूम। अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो जब हम बोलते हैं कि वो बॉडी है तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ साइज़ होगा वहाँ पे। तो यहाँ पर हम ऐसे चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल रहे हैं जिनका गैप बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर साइजेस। सपोज़ अगर एक चार्ज यहाँ पर ये है और एक चार्ज यहाँ पर ये है, सपोज़ मैं इसके साइज़ को इसके डायमीटर से रिप्रेजेंट करता हूँ D1, ये सपोज़ का डायमीटर है D2, और इनके बीच का जो गैप है अगर वो R के बराबर है, R कैन बी सेंटर टू सेंटर गैप, कुछ भी है। अब यहाँ पर ये ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है क्योंकि R बहुत ज़्यादा है। तो R इज़ मच मच ग्रेटर दैन D1, R इज़ मच मच ग्रेटर दैन D2। अगर इस तरीके का है तो हम बोलेंगे कि दिस चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस यहाँ पर होंगे ये। और इस पॉइंट के अलावा एक चीज़ आप ये याद रखें कि जो चार्जेस हैं
वो चार्जेस कहाँ पे रखे हुए हैं? चार्जेस आर केप्ट इन वैक्यूम। चार्जेस यहाँ पर वैक्यूम में रखे हुए चार्जेस की हम बात कर रहे हैं। अगर इनको वाटर में रख दिया जाए, किसी ऑयल में रख दिया जाए, मीडियम आसपास का चेंज हो जाए, वो सारी चीज़ों को हम बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि अगर हमें कुछ नहीं बताया गया है तो चार्जेस जो हैं वो कहाँ पर रखे हुए हैं? वैक्यूम, एयर भी बोल सकते हैं। एयर के लिए भी करीब करीब एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो यही रहेगी, एप्सिलॉन की जो वैल्यू है। इस सिंबल को बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन और आगे यहाँ पर ये जीरो लगा हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट बोल देते हैं इसको, तो दिस इज़ एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यूज़ हैं, के की जो वैल्यूज़ हैं, उन्हें हमें यहाँ पर इसमें याद रखना होगा। इसके अलावा जब हम 11th में कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में बताया जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। जो स्प्रिंग फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ये कुछ स्पेशल टाइप के फोर्सेस हैं, अदरवाइज कंजर्वेटिव फोर्स तो आप और भी बना सकते हो कि एक एफ है फोर्स, एक वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, इस तरह के भी क्वेश्चन 11th में हुआ करते थे। तो ये फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन हम जो स्पेशल फोर्सेज हैं जिनके कुछ नाम हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेज, स्प्रिंग फोर्स और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बताया जाता है। लेकिन 11th में, क्योंकि ये 12th का टॉपिक है तो 11th में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं वहाँ पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेज, स्प्रिंग फोर्सेज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज। और कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब है कि इनका जो वर्क डन होगा वो वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। जो वर्क होगा वो पाथ पे डिपेंड यहाँ पे नहीं करेगा। और अगर एक क्लोज लूप में घूम जाए तो क्लोज लूप में जो वर्क डन होगा फिर वो जीरो भी होगा। तो वर्क डन इन क्लोज्ड लूप और पाथ इज ज़ीरो। तो ऑब्वियस है कि हम यहाँ पे फोर्सेस की बात कर रहे हैं और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो कुलाम फोर्स यहाँ पे लग रहा है दो चार्जेस के बीच में, उसका भी एक डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन के लिए हम ये याद रख सकते हैं कि इट इज़ अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट चार्जेस। दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग यहाँ पर ये फोर्स लगेगा। और किस तरीके से उसका डायरेक्शन डिसाइड करेंगे उसके लिए मैं कुछ डायग्राम से हम बना देता हूँ। सपोज़ यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से प्लस Q1, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q2। अब मुझे इनके बीच में लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो सपोज़ ये पॉइंट चार्जेस हैं यहाँ पर ये। तो इस लाइन को पहले ज्वाइन कर लेंगे, दोनों को मिलाने वाली लाइन को ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद में अब इसी लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगेगा Q2 पर भी और Q1 पर भी। और ये जो फोर्स लगेगा, अब जैसे इस लाइन के अलॉन्ग अगर Q2 पे लगता है तो इधर भी लग सकता है, उधर भी लग सकता है। तो Q2 पे फोर्स अब इधर की तरफ लगेगा या उधर की तरफ लगेगा, अब ये कैसे डिसाइड होगा इसमें? तो चार्जेस के साइन डिसाइड करते हैं कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं, कि एक पॉजिटिव है कि एक नेगेटिव है। तो ये सभी को पता है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो रिपेल करते हैं। तो रिपेल करने का मतलब है कि Q1 जो फोर्स Q2 पे लगाएगा वो अपने से अवे लगाएगा। Q1 चाहता है कि Q2 उससे दूर हो जाए, क्योंकि दोनों एक जैसे साइन वाले चार्जेस हैं। तो Q1 Q2 पर अपने से अवे दूर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो फोर्स विल बी लाइक दिस। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2 ड्यू टू चार्ज नंबर 1, F21 इसको लिख देते हैं। और इसी तरीके से ये भी फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। और ये फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर होंगे। इस तरीके से उस पर उस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बाहर की तरफ यहाँ पर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। तो ये रिपल्सन का फोर्स हो गया यहाँ पर इसमें। तो बोथ द फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट। तो क्या नॉमेनक्लेचर है, टर्मिनोलॉजी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो F21 अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो इसका मतलब है फोर्स ऑन 2 किसके वजह से? ड्यू टू 1। F12 एंड F21 आर इक्वल एंड अपोजिट। एक तरीके से न्यूटन थर्ड लॉ बोल सकते हैं कि ये इस पर जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का फोर्स लगा रहा है, ये भी उसके ऊपर उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो F12 एंड F21 आर इक्वल। इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल, और अपोजिट बोलने का मतलब है डायरेक्शन वाइज अपोजिट। तो इक्वल एंड अपोजिट।
अगर इन दोनों का वेक्टर सम कर दिया जाए तो F12 प्लस F21 दिस वेक्टर सम विल बी 0। अगर इनका मैग्नीट्यूड लिया जाए तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि F21 इज़ नेगेटिव ऑफ F12। तो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड हमने कुछ बेसिक बातें कर ली हैं। तो कूलम्ब्स लॉ फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपली आपको K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर देखना है, वहाँ पे कोई प्लस माइनस और इन पे ध्यान नहीं देना है यहाँ पे। और प्लस माइनस का बस रोल इतना है कि या तो अट्रैक्शन होगा या फिर यहाँ पर रिपल्शन होगा। तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ये मैग्नीट्यूड के काम में आएगा, और उसके अलावा जो प्लस माइनस के साइन होंगे वो डायरेक्शन बताने के काम में आएंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर ये प्लस प्लस ना होने के बजाय अगर एक प्लस हो जाता है यहाँ पर इसमें, और एक और एक माइनस हो जाता, तो जस्ट यहाँ पर ये इस तरीके से फोर्सेस लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब ये F21 हो गया और यहाँ पर ये F12 हो गया। तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो डायरेक्शन को हम लोग डायग्राम में दिखाएंगे, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर का यूज़ करेंगे। तो मैं कुछ एक क्वेश्चंस लेकर के फिर आगे बढ़ता हूँ इसमें। तो क्वेश्चन से हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाउ टू अप्लाई दिस फार्मूला। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। तो सपोज दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी सेपरेशन सपोज R पे रखे होंगे, तो इनके बीच में आपस में ये दोनों चार्ज की वजह से फोर्स लगा रहे होंगे, वो रिपल्सिव फोर्स होगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये रिपल्सिव है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबको आइडिया होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो ये एक दोनों में डिफरेंस भी है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होते हैं वो रिपल्सिव भी हो सकते हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं वो हमेशा अट्रैक्टिव होंगे। तो अपने मास की वजह से जो फोर्स एक दूसरे पर लगा रहे होंगे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। तो हमें इन फोर्सेस को यहाँ पे कंपेयर करना है कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखूँ यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा K, और दोनों पे चार्ज E के बराबर होगा तो KE स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G m1 m2 बाय आर स्क्वायर होता है। तो कैपिटल G m1 m2 दोनों के मासेस इक्वल हैं, तो m स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे R की वैल्यू इसलिए नहीं दी गई क्योंकि जब आप इनको डिवाइड करोगे तो दोनों ही यहाँ पे आर स्क्वायर वाले फोर्सेस हैं। ये आर स्क्वायर वाले फोर्सेस को अब हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि इन्वर्स स्क्वायर वाले फोर्सेस, इन्वर्स स्क्वायर लॉ ही बोला जाता है इसको। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी 1/r स्क्वायर को फॉलो करता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब्स लॉ के थ्रू आ रहा है वो भी R स्क्वायर 1/r स्क्वायर को फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि आप डिस्टेंस अगर डबल करोगे तो नीचे 4 का फैक्टर आ जाएगा, यानी कि फोर्स जो है वो 1/4 हो जाएगा। डिस्टेंस को आप 3 टाइम्स कर दोगे तो 1/9 हो जाएगा, डिस्टेंस को अगर हाफ कर दोगे तो 4 टाइम्स फोर्स हो जाएगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर यहाँ पे इन्वर्स स्क्वायर लो है ये। ठीक है, तो हमें ये जस्ट ये रेशो निकाल देना इसमें। तो मैं रेशो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ FE बाई FG। तो रेशो में दिस ऑल R विल बी कैंसल्ड, तो K स्क्वायर बाई GM स्क्वायर, इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी हमें याद रहनी चाहिए, जितने भी कॉन्स्टेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं यहाँ पे। तो K इज़ 9 × 10⁻⁹, जो E होता है चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, इसका स्क्वायर करना है G। तो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11, और मास होता है अराउंड 9.1 × 10⁻31 kg। सब कुछ मैंने ऐसा यूनिट्स में यहाँ पर रखा है इसमें। जो आप ये सारी कैलकुलेशंस करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद में अप्रोक्सीमेटली इसका जो आंसर है वो 4 × 10⁻42 आता है। तो आप देख सकते हो कि ये जो रेशो है अपने आप में कितना बड़ा है यहाँ पर। दिस रेशो इज़ मच 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 ग्रेटर देन 1 से तो बहुत ही बड़ा है यहाँ पर ये। तो आप ये भी इंटरप्रेट कर सकते हो, कंक्लूजन निकाल सकते हो कि एफ इज़ मच 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 ग्रेटर देन FG। अब ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कम क्यों हो गया यहाँ पे? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कम होने का एक बड़ा रीज़न तो ये G खुद है यहाँ पर। इस G की वैल्यू आप देख सकते हो कि 6.67 × 10⁻11, तो ये खुद ही कम कर दे रहा है। और जब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन में मास भी यहाँ पे काफ़ी कम हो जा रहा है। तो जो भी यहाँ पर ये एलिमेंट्री चार्जेस, एलिमेंट्री पार्टिकल्स इस तरीके के हैं, जो लाइट पार्टिकल्स हैं जिनमें ज़्यादा मास नहीं है, उनके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो इसीलिए बोला जाता है कि इन सिचुएशंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा होता है। तो जो भी यहाँ पर ये इस तरीके के एलिमेंट्री पार्टिकल्स, नॉर्मल पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल्स हैं,
उनके केस में जो एफ ई होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा। लेकिन जब हम यहाँ पर एक प्लेनेट लेवल पे हेवनली बॉडीज़ और उनके बारे में जब बात करते हैं तो उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होते हैं फिर वो अपने आप में बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस का जो रेलेवेंस है वो हेवनली बॉडीज़ में आपको ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे जो मास है, मास इनॉर्मस है, ह्यूज है मास। लेकिन क्योंकि जो भी नॉर्मल रियल लाइफ में पार्टिकल्स या चार्जेस होंगे वहाँ पे, उनके पास कोई ख़ास ऐसा मास नहीं होगा जिससे जो एफ जी है वो सिग्निफिकेंट हो पाए। तो एफ जी ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट टाइप का हो रहा है यहाँ पे, और इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही सिग्निफिकेंट दिख रहा है, रेशो से यहाँ पे क्लियर हो रहा है। एग्ज़ाम में समटाइम्स इस तरीके के सवाल दिए जाते हैं कि व्हाट इज़ द ऑर्डर, यानी कि जो रेशो का ऑर्डर किस तरीके का है। तो यहाँ पर ये एक तरीके से 10 से कम ही क्वांटिटी यहाँ पर ये, तो 10 की पावर 42 कुछ इस ऑर्डर का यहाँ पर ये रेशो आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। सपोज दो चार्जेस हैं जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे हुए हैं, जिनके बीच में कुछ गैप है। चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स Q1 Q2 1 माइक्रोकुलम 2 माइक्रोकुलम, उनके बीच का जो गैप है 3 सेंटीमीटर, मासेस दिए गए 4 kg 3 kg। बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लग रहे हैं उनको फाइंड करना है, और उसके अलावा डायग्राम में रिप्रेजेंट भी करना है कि कैसे लग रहे हैं डायरेक्शन वाइज। सारे कॉम्बिनेशन लेते हुए, प्लस माइनस वगैरह के जो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो कॉम्बिनेशन लेते हुए, और उसके अलावा अगर ये चार्जेस रेस्ट पर हैं तो मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनको कितना चाहिए वो हमें कैलकुलेट करना है। तो एक थोड़ा मैकेनिक्स का भी इसमें पार्ट इन्वॉल्व कर दिया गया है। आप देखोगे आगे समय में जब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो बहुत सारे मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स भी इसमें बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जस्ट मैकेनिक्स में क्या चाहिए, फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। बाकी मैकेनिक्स भी इसमें काफ़ी हद तक इन्वॉल्व रहेगी। यहाँ पे एसएचएम के भी कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो सब आने वाले समय में आएंगे। यहाँ पे अभी जस्ट बहुत ही बेसिक लेवल पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ के, जस्ट टू अंडरस्टैंड द फोर्स इट्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो दोनों जो चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं, अगर आप फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो उसको इस बात से मतलब नहीं है कि ये प्लस का चार्ज है कि माइनस का चार्ज है क्या नहीं है, क्या कॉम्बिनेशन है। आप जहाँ तक मैग्नीट्यूड की बात है, आप सिंपली बस के Q1 Q2 बाय R², आपको चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स पता होने चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए, बस यहाँ से आप मैग्नीट्यूड बता दोगे। तो K इज़ 9 × 10 की पावर 9। Q1 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6 है यहाँ पर। ये जो Q2 है वो 2 × 10 की पावर -6 है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस एक तरीके से ये मीटर में अगर कन्वर्ट कर लें तो 3 × 10 की पावर -2 मीटर है ये। इसके स्क्वायरिंग अगर करेंगे तो 9 × 10 की पावर -4 हो जाएगा फिर ये। तो उससे 9 और ये 9 का फैक्टर यहाँ कैंसिल हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये -4 और ये 9, तो ये +13 हो जाएगा, और -12, तो एक 10 बचा रहेगा, और उससे ओवरऑल जो फोर्स आएगा वो 20 न्यूटन आ जाएगा। यानी इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो, वो 20 न्यूटन होगा। तो एक बार मैं जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम से बना करके इनको यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ इन फोर्सेस को। तो फ्री बॉडी डायग्राम्स में सपोज़ अगर ये दोनों अगर एक ही जैसे हैं, प्लस प्लस अगर हैं यहाँ पर ये, या इवन माइनस माइनस भी हैं, ये दोनों ही केसेस में एक साथ यहाँ दिखा देता हूँ, यानी कि चार्जेस एक जैसे हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो उस केस में इस पर इधर फोर्स लगेगा 20 न्यूटन का, और इस पर इधर फोर्स लगेगा 20 न्यूटन का। ये फोर्सेस जो हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं। अगर दूसरा केस लिया जाए कि एक प्लस और एक माइनस है, तो कोई भी प्लस कोई माइनस हो सकता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यही होना चाहिए। तो प्लस और सपोज़ ये माइनस, या इसका उल्टा ये प्लस और सपोज़ यहाँ पर ये माइनस। तो अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन है तो ये अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्शन का मतलब है कि एक दूसरे की तरफ फोर्स लगेंगे, इनवर्ट तरीके का हो जाएगा यहाँ पर। इसमें एक तरीके से आउटवर्ड टाइप के फोर्सेज हैं, इसमें एक तरीके से इनवर्ट टाइप के फोर्सेज हैं। तो दिस इज़ Fe20 एंड दिस इज़ Fe20। अब मैं अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस को यहाँ पर दिखाऊँ इसमें, तो फ्रिक्शनल फोर्सेस जैसे अगर इस पर फोर्स इधर लग रहा है तो ये फोर्स इसको इधर मूव कराने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन इसको उधर जाने से, स्लाइड करने से बचाएगा, तो इस पर फ्रिक्शन कुछ इधर लग जाएगा, उसको मैं F1 बोल देता हूँ। और क्योंकि ये इधर जाना चाहता है तो उसे फ्रिक्शन इधर लग जाएगा F2। तो फ्रिक्शन कुछ इनवर्ड तरीके से लग रहा है, एक तरीके से एक दूसरे की तरफ लग रहा है। यहाँ पर ये इधर जाना चाहता है तो फ्रिक्शन इस पर इधर लग जाएगा F1, और अगर ये इधर जाना चाहता है तो फ्रिक्शन इस पर इधर लग जाएगा F2। अब कैसे भी देख लो, कोई भी डायग्राम देख लो, इस F1 को मैग्नीट्यूड वाइज 20 के बराबर होना चाहिए, चाहे आप यहाँ से बोलो चाहे आप यहाँ से बोल दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पर इसमें। तो जो F1 है ये 20 होना चाहिए, जो F2 है फ्रिक्शन वो भी 20 होना चाहिए, ठीक है। अब F1 ये जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है एक तरीके से, अगर यहाँ पे स्लाइड नहीं कर रहा है तो।
और ये जो F1 है ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू के साथ में इसका ये रिलेशन होगा, ये फ्रिक्शन के थ्रू हमें पता होता है ये सारी चीज़ें। तो F1 की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कितनी होगी यहाँ पे, उसको अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो F1 की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो यहाँ का म्यू, उसको मैं म्यू1 बोल देता हूँ, और म्यू1 इंटू एन हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नॉर्मल रिएक्शन यहाँ बताना। इसका मास 4 kg है तो जो नॉर्मल होगा 40 हो जाएगा। और F1 20 है यहाँ पे, तो जस्ट मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में सॉल्व ना करते हुए डायरेक्टली यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। म्यू1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 1/2 हो जाएगी म्यू1 के लिए। इस तरीके से अगर आप F2 के लिए सॉल्व करते हो तो F2 इज़ लेस देन और इक्वल टू F2 लिमिटिंग या F2 मैक्सिमम, जो भी कहना चाहो। F2 20 लग रहा है और इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो म्यू2 इंटू वहाँ का नॉर्मल और यहाँ का जो नॉर्मल है, मैंने मास इसका 3 kg यहाँ पर दे रखा है, तो 3 kg मास के लिए ये जो नॉर्मल है 30 हो जाएगा। तो म्यू2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 2/3 हो जाएगी। तो चार्ज Q2 और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मिनिमम 2/3 होना चाहिए। चार्ज Q1 के लिए मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पर हाफ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 पॉइंट चार्जेस आर सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स। तो 2 स्ट्रिंग्स से 2 अलग अलग पॉइंट चार्जेस सस्पेंडेड हैं। फाइंड एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद वर्टिकल इफ़ इट इज़ स्मॉल। और कब के लिए एंगल कैलकुलेट करना है, फॉर इक्विलिब्रियम। अगर नहीं भी लिखा जाए तो हम एज्यूम करेंगे कि इक्विलिब्रियम के लिए पूछा जा रहा है। तो ये जो चार्जेस हैं जब इनको यहाँ से सस्पेंड किया गया होगा तो इन दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्सन का फोर्स लगने की वजह से एक दूसरे से थोड़े दूर दूर हो गए हैं इक्विलिब्रियम में यहाँ पर ये। और वैसे मैंने चार्जेस का साइन यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन अगर चार्जेस का साइन स्पेसिफाई नहीं किया गया तो हम बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ये एज्यूम करके चलेंगे कि चार्जेस पॉजिटिव हैं। जब तक हमें कोई और हिंट वगैरह ना मिले तो चार्जेस को आप पॉजिटिव ट्रीट करके चलो। तो Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ पर जस्ट अब ये मैकेनिक्स का ही प्रॉब्लम रह गया है इसमें। तो मैकेनिक्स में यहाँ पे बस हमें फोर्सेस दिखाने होंगे इसके अंदर और फिर सॉल्व कर लेना होगा इसको। तो मैं एक अलग डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। और ये जो डायग्राम होगा सिमेट्रिक भी है, क्योंकि दोनों पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेंगे वो इक्वल लगते हैं। भले वो चार्जेस अलग अलग हो लेकिन फोर्स इस पर भी K(Q1Q2)R² लगेगा, इस पर भी K(Q1Q2)R² लगेगा। तो चार्जेस के अलग अलग होने से दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। दिक्कत आएगी जब मासेस अलग अलग दे दी जाए। तो मासेस भी हमें सेम दिए गए तो बिल्कुल कंप्लीट सिमेट्रिक सिस्टम हो जाएगा। mg दोनों के लिए एक जैसा ही हो जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पे अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग, क्योंकि मेजर जो मिस्टेक्स आगे चल के होती हैं वो इन डायरेक्शंस को लेके ही होती हैं। तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं यहाँ पर ये mg लग रहा है और ये भी mg। स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स दिखा सकते हैं, तो दिस इज टेंशन फोर्स। ठीक है, तो कंप्लीट सिमेट्रिक सिस्टम हो गया। और ये भी एंगल थीटा बना रहा होगा और सपोज़ ये भी एंगल यहाँ पर थीटा बना रहा है इसमें इक्विलिब्रियम में यहाँ पर इसमें। तो इक्विलिब्रियम में जो टेंशन है वो mg और Fe के रिजल्टेंट को यहाँ पर बैलेंस कर रहा होगा। टेंशन इज़ बैलेंसिंग द रिजल्टेंट ऑफ Fe एंड mg। और Fe और mg का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसी लाइन के अलॉन्ग आना चाहिए, क्योंकि Fe mg के रिजल्टेंट को तभी ये बैलेंस कर पाएगा, इक्वल एंड अपोजिट हो पाएगा। आप लिखना चाहें तो टेंशन जो है वो इसके बराबर है Fe का स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। थीटा के लिए हमें सॉल्व करना है यहाँ पे। तो सपोज़ ये एंगल थीटा जो हमें सॉल्व करना है, और इस वेक्टर डायग्राम से यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो टेन थीटा होगा वो टेन थीटा अगर इसको कंप्लीट किया जाए तो दिस टेन थीटा इज इक्वल टू दिस इज Fe एंड दिस इज mg। तो Fe बाई mg के बराबर हो जाएगा टेन थीटा यहाँ पे। और थीटा यहाँ पर स्मॉल बोला गया है, तो सपोज़ यहाँ पर ये लेंथ ये l दी हुई है इसमें, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन अगर मैं x ले लूँ यहाँ पर इसमें, तो ये x/2 और ये भी हो जाएगा यहाँ पर x/2, ऐसा लिख सकते हैं इसमें। तो थीटा यहाँ पर स्मॉल है तो इसको आप थीटा के बराबर भी लिख सकते हो डायरेक्टली। टेन थीटा भी थीटा होगा और साइन थीटा भी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी हम थीटा के बराबर बोल सकते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो जो Fe है वो किसके बराबर होगा, तो Fe के लिए हमें ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस कितना होगा। तो Fe है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हम अज्यूम कर रहे हैं कि x के इक्वल है। x को हमें यहाँ पुट कर लेना होगा। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि इस डायग्राम में साइन थीटा जो है वो x/2l के इक्वल है। तो साइन थीटा x/2l,
और साइन थीटा को थीटा भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो थीटा, तो जो x है वो 12 थीटा के बराबर हो गया। या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से भी देख सकते थे कि ये टोटल एंगल 2 थीटा यहाँ पर, और ये जो लेंथ है वो लेंथ बहुत बड़ी नहीं है। ये जो डायग्राम है वो डायग्राम बहुत ही कुछ इस तरीके का डायग्राम सा है। तो ये जो यहाँ पे लाइन दिख रही है सर्कुलर आर्क टाइप का है, ये दोनों रेडियस टाइप के यहाँ पर है। तो ये सर्कुलर आर्क टाइप का है, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल इंक्लूडेड। तो एंगल इंक्लूडेड यहाँ पे कितना है, 2 थीटा है, तो 2 थीटा को L से मल्टीप्लाई करें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। वो चीज़ यहाँ से भी कैलकुलेट हो रही है। तो जस्ट आप इनको यहाँ पुट कर लो, ये थीटा इज इक्वल टू एफ की जगह पे Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस x की जगह पे आप यहाँ पुट कर लो 12 थीटा, तो 12 थीटा का स्क्वायर है ये। बाकी mg बचा यहाँ पे, तो mg रख दिया। थीटा स्क्वायर है तो यहाँ पे थीटा क्यूब पहुँच जाएगा फिर ये, तो थीटा क्यूब इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 4L स्क्वायर होगा, 2L का होल स्क्वायर। थीटा स्क्वायर को मैंने उधर पहुँचा दिया है, इंटू mg। थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ पर निकालना चाहो तो इस पूरे का पावर 1/3 क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर mg। समटाइम्स इसमें ये सेपरेशन पूछा जा सकता है कि इक्विलिब्रियम में ये सेपरेशन कितना होगा। तो इक्विलिब्रियम में अगर ये सेपरेशन कैलकुलेट करना है तो सेपरेशन के लिए आप यहीं पे ऐसा कर लो कि थीटा को आप x/2l रख लो। तो अगर मैं यहीं पे थीटा को x/2l रखता हूँ तो x/2l का क्यूब हो जाएगा फिर यहाँ पर ये Q1 Q2, ये चल रहा था 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, ठीक है। थीटा क्यूब की जगह पे मैंने रख दिया यहाँ पर x/2l क्यूब। फिर यहाँ से x क्यूब आएगा, यहाँ पर ये 8l क्यूब हो जाएगा। तो 8l क्यूब अगर ये होगा तो उस केस में यहाँ पर फिर 2 और फिर ये L स्क्वायर, यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन होंगे, तो यहाँ से आप x निकाल सकते हैं अगर x पूछा जाए। इसका नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो सपोज़ यहाँ पर ये कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने डिफाइन कर रखा है, और यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है +Q1 और सपोज़ दूसरा हो गया +Q2। इनके पोजीशन वेक्टर्स यहाँ पर स्पेसिफाई किए गए। तो सपोज़ इसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर सपोज़ रिप्रेजेंट किया जा रहा है R2 वेक्टर से, और इनके बीच में लगने वाला जो कूलम्ब फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसे हमें कम्प्लीटली वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इससे पहले जब हमने कूलम्ब्स लॉ लिखा था तो उसमें जस्ट मैग्नीट्यूड लिख दिया था K/Q1 Q2 बाई R²। अब वैसे ना लिख करके हमें कंप्लीट उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बस आप ये ध्यान रखो कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखा कैसे जाता है। कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी A है तो सबसे पहले आप उसका मैग्नीट्यूड लिख दो, और मैग्नीट्यूड के बाद में वो किस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर अगर लिख दिया जाए, तो अगर ये कंप्लीट कर दिया जाए तो इसको हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो मैग्नीट्यूड हमको लिखना आता है कि K/1 Q2 बाई R², बस हमें डायरेक्शन को ही सही तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा, इन टर्म्स ऑफ R1 R2 रिप्रेजेंट करना होगा। देखते हैं किस तरीके से कर पाएंगे। तो ये पॉइंट चार्जेस हैं, और पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, कूलम्ब फोर्स जो होता है, उसके बारे में हमें आइडिया है यहाँ पर कि वो इन दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलोंग होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये काम कर लेना चाहिए कि इस लाइन को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो सपोज़ मैंने इस लाइन को यहाँ ज्वाइन कर लिया है, और ज्वाइन करने के बाद में इस Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कुछ इस तरीके के डायरेक्शन में लगेगा, और जो Q1 है उस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। इन फोर्सेस के लिए जो नॉमेनक्लेचर है वो इस तरीके का कि F21 लिख देंगे इसको, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज नंबर 1, और इसको F12 लिख देंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज नंबर 2। तो किसी भी एक को लिख लेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि दोनों का समेशन 0 होता है। और F एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं यहाँ पर। ये F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 कैसे भी लिख सकते हैं इसको। तो मैं F12 यहाँ पर आगे लिखने जा रहा हूँ। तो F12 पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड कंप्लीट करता हूँ। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर हो जाएगा इसका K/Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस क्या है, तो ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाला यहाँ पर ये जो वेक्टर एक तरीके से बन रहा होगा, तो उस वेक्टर को मैं यहाँ पर अभी ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करने वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया इसको, और ये जो वेक्टर है जो 11th फिज़िक्स में जो हम वेक्टर पढ़ते हैं वहाँ पे, तो उसमें इसको लिखने का तरीका होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो ये इनिशियल एक तरीके से और ये फाइनल है, तो इसका पोजीशन वेक्टर R2, इसका R1 है। तो ये जो वेक्टर है ये हो जाएगा आपका फाइनल R1 माइनस इनिशियल R2। तो दिस वेक्टर इज़ R1 माइनस R2,
और मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस का मतलब है कि जो भी यहाँ पर ये वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो तो मैग्नीट्यूड ऑफ r1 माइनस r2 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ r1 माइनस r2 ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस का स्क्वायर करना है तो ये स्क्वायर कर दिया। तो ये जस्ट अभी मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है यहाँ पे। डायरेक्शन, तो ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लग रहा है। F12 का वही डायरेक्शन है जो डायरेक्शन r1 माइनस r2 का है। तो r1 माइनस r2 और F12 ये सेम डायरेक्शन में है। तो हम बोलेंगे कि F12 का जो डायरेक्शन है वो इस वेक्टर के डायरेक्शन में ही है यहाँ पर। तो F12 कैप यहाँ पर क्या हो जाएगा, r1 माइनस r2, ये जो वेक्टर है इस वेक्टर का कैप निकाल लिया जाए। और किसी वेक्टर का कैप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r1 माइनस r2। तो अल्टीमेटली अब यहाँ पर F12 को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो F12 इन वेक्टर फॉर्मेट विल बी F12 मैग्नीट्यूड F12 का यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। तो बस सबको लिख दिया जाए तो k q1 q2 डिवाइड बाय r1 माइनस r2 का स्क्वायर, और यहाँ पे r1 माइनस r2 मॉड r1 माइनस r2। तो थोड़ा और इसको अरेंज अगर किया जाए तो अरेंज करने के बाद में k q1 q2 नीचे हो जाएगा मॉड r1 माइनस r2 क्यूब, और ऊपर हो जाएगा r1 माइनस r2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस F12 इज इक्वल टू k q1 q2, r12 भी इसको लिखा जा सकता है पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, और ये भी हो जाएगा r12। तो एक थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी आगे लिखने में कि F12 लिख रहे हैं तो k q1 q2, फिर नीचे r12 मॉड का क्यूब और ये r12 इस तरीके से यहाँ पर लिखा जा सकता है इसको। अगर F21 लिखेंगे तो F21 लिखने में सिंपली माइनस ऑफ F12 हो जाएगा, और एक बार माइनस हुआ तो माइनस होने का मतलब है कि डायरेक्शन पलट करके जो है जो इधर था वो इधर की तरफ हो गया, r2 माइनस r1 फिर ये हो गया। तो जैसे उसको प्रूफ किया था एग्जैक्टली उसी लाइन पे चलते हुए उसको प्रूफ किया जा सकता है r21। आप देखोगे r12 हो चाहे r21 हो, मैग्नीट्यूड वाइज तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन r21 लिखने से डायरेक्शन वाइज फ़र्क पड़ जाएगा। डायरेक्शन जस्ट यहाँ पे उल्टा हो जाएगा इसका। अब इनमें एक बात को और ध्यान रखेंगे कि हमने जो डेरिवेशन यहाँ पे किया है वो डेरिवेशन किया है दोनों चार्जेस को पॉजिटिव लेकर के। तो दोनों चार्जेस को पॉजिटिव ले लिया, या दोनों चार्जेस को अगर नेगेटिव भी ले लिया तब भी डायरेक्शन फोर्सेस का वही आएगा यहाँ पे। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव हो तो उस केस में डायरेक्शन जो है फिर वो जस्ट बदल जाएंगे, जस्ट उल्टे हो जाएंगे। जैसे F12 उधर लग रहा था तो F12 उधर लगने लगेगा, ये जो उधर लग रहा था वो भी उधर की तरफ लगने लगेगा यहाँ पे ये। तो अगर मैं यहाँ पर इन चीज़ों को इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहूँ, इस फार्मूले के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएँ कि वो हमें सही डायरेक्शन भी बताए, तो उसके लिए हमें अब Q1 Q2 को साइन के साथ रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक स्पेशल नोट यहाँ पे लिख रहा हूँ इसमें कि अगर हम इन फार्मूले को अप्लाई करना ही अगर हम चाहते हैं, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि फिज़िक्स में जो भी वेक्टर फॉर्मेट होते हैं जो बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर फॉर्मेट टाइप की चीज़ें होती हैं उसको आप बहुत ही कम यूज़ करते हैं फिज़िक्स में। जैसे फॉर एग्जांपल टॉर्क जो होता है r क्रॉस f होता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे मौके आते हैं जब हम r क्रॉस f पूरी तरीके से एक क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करके हम टॉर्क निकालते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज़ r क्रॉस p। ज़्यादातर हमारी कोशिश ये रहती है कि कुछ r परपेंडिकुलर इंटू f कर लें या r परपेंडिकुलर कर लें, वहाँ से डायरेक्शन, वहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल लें और डायरेक्शन को हम खुद ही देख लें कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। बार बार ये सब नहीं करते कि r को i कैप j कैप में लिखा, f को लिखा, फिर उसका क्रॉस लिया। ये अपने आप में इनकन्वीनियंट होता है और कम्प्लीटली मैथमेटिकल हो जाता है, वो मैथमेटिक्स की तरफ ज़्यादा होता है। तो उस मैथमेटिक्स से बचने के लिए हम लोग विजुलाइज करते हैं कि हाँ ये मैग्नीट्यूड को ऐसे निकाल लो, डायरेक्शन ऐसे निकाल लो। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये भले ही हमने वेक्टर फॉर्मेट यहाँ पे निकाल लिया है, लेकिन इसका यूज़ हम तभी करेंगे जब बिल्कुल उसकी ज़रूरत पड़ जाए, उसके बिना काम हमारा चले ही नहीं, तब जाके हम उसको यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ ज़्यादातर हम क्या करेंगे कि फोर्स k q1 q2 बाय r स्क्वायर, उससे हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और डायरेक्शन को, जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं तो उन क्वेश्चंस में भी हमने डायरेक्शन को विजुलाइज करके सिंपली सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे लेकिन अगर कोई इसको बिल्कुल रट करके अगर इसका यूज़ करना चाहता है तो यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि Q1 Q2 को साइन के साथ रखा जाए। तो नोट यहाँ पर ये हो जाएगा पुट Q1 एंड Q2 विथ साइन। अगर आप साइन के साथ रखते हो तो आप देख सकते हो Q1 Q2 का दोनों पॉजिटिव है, तो ठीक है, वही फॉर्मूला हो गया।
Q1 Q2 अगर दोनों नेगेटिव हैं तब भी कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अगर एक Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव हो गया तो एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आ जाएगा, और वो नेगेटिव एक्स्ट्रा आएगा तो डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर देगा, क्योंकि उस केस में वो अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो हमें इस बात की चिंता नहीं करनी होगी कि अट्रैक्शन के केस में अलग से डेरिवेशन करना पड़ेगा, डेरिवेशन वही रहेगा। बस आप Q1 Q2 को साइन के साथ रखो तो वो हर सिचुएशन के लिए आपको सही आंसर दे देगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। अ पॉइंट चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज एट 310, अनदर पॉइंट चार्ज -2 माइक्रोकूलम इज एट 201, फाइंड फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। तो इसमें मैं किसी एक चार्ज को 1 और 2 बोल देता हूँ। तो सपोज़ ये जो चार्ज है ये Q1, इसको बोल देते हैं, इसको Q2, और 1 और 2 के बीच में जो फोर्स है, आप अगर फार्मूला याद करके रखते हो वेक्टर फॉर्मेट का तो यूज़ कर सकते हो, KQ1Q2 डिवाइडेड बाय R12 क्यूब R12। तो इसको अगर मैं अप्लाई करूँ यहाँ पे तो Q1 Q2 को साइन के साथ रखना होगा, और R12 यहाँ पर हो जाएगा। जो R1 हमें यहाँ पर दिया गया है वो एक तरीके से 3i कैप प्लस j कैप है, और जो R2 यहाँ पर दिया गया है वो 2i कैप प्लस k कैप है। तो R12 हो जाता है R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 अगर करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3i कैप माइनस 2i कैप, ये हो गया i कैप, j कैप, और 0 माइनस k कैप, तो माइनस k कैप हो जाएगा। इसका अगर मॉड निकाला जाए तो मॉड ऑफ R12, तो आसान है, यहाँ पर ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दिस इज़ √3। तो इन सभी को अगर मैं यहाँ पुट कर लूँ तो दिस विल बी F12, k इज़ 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 10 की पावर -6, Q2 -2 इंटू 10 की पावर -6, R12 जो वेक्टर है ये हो जाएगा i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और इसका क्यूब करना है तो √3 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से जो भी आंसर आता है, अब तो यहाँ से 3, तो ये 3 हो जाएगा, फाइनली √3 यहाँ बचेगा, तो माइनस ऑफ 2√3, और 10 की पावर -3 बचना चाहिए, और i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। चाहो तो आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2√3 माइनस इंटू 10 की पावर -3 माइनस i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म में आंसर हो गया। अगर आपको मॉड चाहिए इसका कि फोर्स कितना लगेगा तो आप सिंपली मॉड निकाल लो इसका, तो उससे भी मॉड का आंसर आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन ये करने के बजाय, क्योंकि इसमें आपको ज़रूर ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, और अगर आपने थोड़ा भी इसमें गड़बड़ किया तो फिर वो आंसर में प्लस माइनस की मिस्टेक करवा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आप याद नहीं रखते हो तब भी आप बहुत जल्दी कर सकते हो, इसमें कोई खास टाइम नहीं लगने वाला। सपोज़ ये जो चार्ज है वो 1 माइक्रोकूलम यहाँ पर रखा हुआ है, ये पॉइंट है 310, जो दूसरा चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, ये यहाँ रखा हुआ है 201, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मैंने जो फोर्स निकाला है वो यहाँ पर F12 निकाला है, तो अभी भी मैं यहाँ पर F12 ही कैलकुलेट करूँगा, यानी कि मैं 1 माइक्रोकूलम पे फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इनके बीच का आप डिस्टेंस निकाल लो, और डिस्टेंस के लिए सिंपल डिस्टेंस फार्मूला आप लगा सकते हो, या फिर वेक्टर में माइनस करके कैसे भी कर लो। तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं बस माइनस होते चले जाते हैं, तो 3 और 2 का डिफरेंस 1 हो जाएगा, 1 और 0 का भी 1 हो जाएगा, फिर 0 और 1 का ही 1 हो जाएगा, तो डिस्टेंस √3 आ जाएगा। इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। फिर अब मैं यहाँ पर साइन वगैरह कुछ नहीं देख रहा हूँ, बस अब मैं बस डायरेक्ट रख रहा हूँ यहाँ पर सबको। 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 मिलकर 10 की पावर -12, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 6 इंटू 10 की पावर -3 आ गया। ये जस्ट मैग्नीट्यूड है, लेकिन मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर से। तो जो यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में, आपको इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बनेगा एफ कैप। वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आप डायरेक्टली इस डायग्राम को देखो बस, तो वेक्टर कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है, तो ये फाइनल और ये इनिशियल। तो 2 - 3 हो जाएगा -i कैप, 0 - 1 - j कैप, 1 - 0 k कैप। इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √3, उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 3 है, एक √3 बचा रहेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो 2√3, ठीक है, इंटू 10 की पावर -3, और जो वेक्टर बचेगा वो अंदर यहाँ पर ये बचेगा -i कैप -j कैप प्लस k कैप। तो वही आंसर मिलेगा फाइनली। लेकिन इसमें हमें किसी फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखने में कई बार मिस्टेक भी हो सकती है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको डायरेक्टली जो बेसिक्स हमारे वेक्टर के हैं उससे सॉल्व करें।